जय श्री राम। क्या हो जब एक भाव कुंडली में पीड़ित नजर आ रहा हो, कमजोर नजर आ रहा हो, लेकिन उस भाव में सर्वाष्टक के बिंदु या अष्टक वर्ग के पॉइंट बहुत ज़्यादा हों? क्या हमें उसे शुभ लेना चाहिए? क्या हमें उसे अशुभ लेना चाहिए? कहाँ फर्क आएगा? शुभता अशुभता में कैसे उसको चेक किया जाता है? आज इसी बारे में बात करेंगे। ऐसा ही एक सवाल आपने हमसे पूछा था, जिसका उत्तर इस वीडियो के द्वारा दिया जाएगा। तो और विलंब नहीं करते हैं, आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रश्न क्या था और किसने पूछा। अगला सवाल पूछा समर्थ खन्ना ने कि सर सर्वाष्टक में कम पॉइंट होना वीक करता है या नेगेटिव भी बना देता है। आपने बताया कि कम पॉइंट का रिसेंटली व्हाट एल्स टू बी कंसीडर्ड अलोंग विद सर्वाष्टक का पॉइंट। पहली चीज़ तो ये समझिए सर्वाष्टक में कम पॉइंट मिलने का मतलब क्या है। अ, सर्वाष्टक में कम बिंदु मिलने का अर्थ ये है कि आप उस राशि में जब भी अधिक ग्रहों का गोचर होगा तो आपको वो नुकसान दे के जाएंगे, फायदा नहीं मिलेगा। एक मोटा मोटा प्रिंसिपल तो ये कहता है। दूसरा नियम कि सर्वाष्टक में ज़्यादा पॉइंट मिल गए तो वो भाव बली हो जाता है, इस सिद्धांत को मैंने फलीभूत होते नहीं देखा है। मैं दोबारा कहूँगा, गोचर के समय अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि नहीं करोगे तो गलत करोगे। लेकिन जहाँ पर बात आती है फलित करने की, किसी भाव के फलित करने की, तो महत्ता दीजिए उस भाव के स्वामी को, उस भाव में बैठे ग्रहों को। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर का स्वामी मान लीजिए नीच का है, लेकिन उस घर में आपको अष्टक सर्वाष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि वो भाव अच्छा हो गया। नहीं, वो भाव अच्छा नहीं हुआ, उसके भावेश का नीच होना अभी भी परेशानी देगा। लेकिन लेकिन उस राशि में से जब किसी का गोचर होगा, अगर पॉइंट ज़्यादा हैं, तो वो आपके लिए लाभदायक है। इसी प्रकार इसको दशा में भी इस्तेमाल करते हैं। कभी मौका रहा तो इसको ज़रूर आगे भी कवर करेंगे और देखेंगे कि दशा में इसको कैसे देखा जाता है। तो जैसा कि आपने सुना कि इस तरह की क्वेरी का जवाब कैसे दिया जाता है या इसको फलित में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब एक काम करते हैं, कुछ कुंडलियाँ लेते हैं और उन कुंडलियों पे ये नियम लगा के देखते हैं कि इसको देखना कैसे चाहिए। तो ये कुंडली है 18 सितंबर 1982 की, कोलकाता इनका जन्म स्थान है, वेस्ट बंगाल, इंडिया। अब यदि आप इस पत्रिका पे ध्यान दें, देखिए आपके सामने दोनों चार्ट रखे हुए हैं, जन्म कुंडली भी रखी है और साथ में सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली भी बनाई है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सेकंड हाउस में 41 पॉइंट्स है, जो इस कुंडली के मैक्सिमम पॉइंट है। राइट, इस कुंडली के मैक्सिमम पॉइंट है। 41 देखते ही जिस तरह के बात कही जाती है कि अरे सेकंड हाउस में 41 है तो आपके फाइनेंस बड़ा अच्छा होगा, आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, जो भी सेकंड हाउस की सिग्निफिकेशंस है उनके बारे में हम पॉजिटिविटी बताने लग जाते हैं या कहते हैं। पर अगर इस कुंडली में हम अष्टक वर्ग को हटा दें और सीधा नॉर्मल चार्ट को देखें और कोशिश करें कि इसका फलित हम कैसे करते हैं, तो हमें नज़र आएगा कि धन भाव का स्वामी इस कुंडली में चौथे भाव में है, अमावस्या के पास का जन्म है और सूर्य के साथ, ऑब्वियसली अमावस्या के पास है तो सूर्य के साथ बैठेगा, पर सूर्य, शनि, बुध, इन इस तरह के प्लैनेट से एसोसिएटेड है। भाव चलित में उनमें से काफ़ी मूव भी कर जाएंगे, बट स्टिल आसपास उनके उसी तरह के ग्रह। तो चंद्रमा का चौथे भाव में कमजोर होना, या यूं कहूं कि धन भाव के स्वामी का चौथे भाव में अस्त होकर बैठना निश्चित ही बहुत अच्छे संकेत नहीं है। इस कुंडली में यदि मैं सेकंड हाउस पर अच्छे दृष्टियों को देखने की कोशिश करूं कि क्या कोई अच्छा ग्रह वहां पे प्रभाव डाल रहा है, तो उत्तर है वो भी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में ये 41 पॉइंट को देखकर मैं जातक को अच्छा अच्छा बताऊं कि भाई ये बहुत बढ़िया होगा, या ये चंद्रमा कमज़ोर देखकर मैं उसे बुरा बोलूं। एक बात और समझिएगा, ना केवल यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड, बल्कि वाणी का कारक बुध भी शनि और सूर्य के मध्य है। ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस को लेकर गड़बड़ तो दिखती है। अब जिस इस जातिका के साथ हुआ क्या, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस जातिका को कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिला। ये हॉस्टल में रही, शुरुआत से ही परिवार से दूर रही, विद्या अध्ययन में अच्छी रही, लेकिन परिवार का सपोर्ट उस एज ग्रुप में नहीं मिला। उसके बाद ये भारत से बाहर सेटल हो गई, तो अगेन फिर सपोर्ट या परिवार के साथ रहना क्या होता है वो नहीं कर पाई।
मैरिज के बाद क्योंकि अपब्रिंगिंग ऐसी हुई थी कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट सोच अच्छी थी और अपनी आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली जातिका नहीं थी कि जो उनको लगा उन्हें लगा कि ये सही है, इस आधार पे जीने वाली थी, तो वहाँ पर भी वो परिवार के साथ नहीं रह पाई। वाणी दोष होने की वजह से, क्योंकि जब बच्चा हॉस्टल में पढ़ा है उसके बाद भी बाहर ही रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए या पारिवारिक रिश्तों में कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। वो परेशानी भी इसके साथ आई। तो यहाँ पर 41 पॉइंट होने के बावजूद कोई विशेष लाभदायक स्थिति यहाँ पर नहीं रही। अब जब लेकिन इसका 41 पॉइंट का फ़ायदा क्या रहा होगा, तो जब कर्क राशि में ज़्यादा ग्रहों का गोचर रहा होगा, जब वहाँ से मूव कर रहे होंगे ट्रांजिट में, तब इस जातिका को विशेष लाभ रहा होगा। यहाँ पर आप पंचम भाव में भी देखिए, पंचम भाव में 18 बिंदु है। आप मुझे बताइएगा कि 18 बिंदु देखकर हमें यहाँ पे परेशान होना चाहिए या जन्म कुंडली में सप्तम का स्वामी अपने से 11वें और पंचम का स्वामी अपने से 11वें देखना चाहिए और उसके आधार पे कुछ कहना चाहिए। जो भी आपकी सोच हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि इस 18 पॉइंट को आपने कैसे देखा। ऐसे ही एक और कुंडली लेते हैं और इसी चीज़ को दोबारा समझते हैं। ये कुंडली है 9 मार्च 1945 की, रात को 12:10 ग्वालियर मध्य प्रदेश का जन्म है। यहाँ पर देखें कि पॉइंट्स का क्या हाल है, या कुंडली में किसी ऐसे भाव को देखते हैं जिसका स्वामी उच्च का हो और कुंडली में वहाँ पॉइंट कम हो। तो आप अगर ध्यान देंगे तो इस कुंडली में मंगल उच्च का है, सप्तमेश मंगल उच्च का है, लेकिन सप्तम भाव में 23 बिंदु है। अब ज़रा समझिएगा, लग्नाधिपति या यूं कहूँ कि शुक्र जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और ये स्त्री का चार्ट है, तो स्त्री के चार्ट में शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह सप्तम में है, सप्तमाधिपति मंगल उच्च का है और अपने घर पर वापस दृष्टि डाल रहा है। इस आधार पर अगर मैं जन्म कुंडली के को देखते हुए बोलूँ तो मुझे दिखेगा कि सप्तम भाव के लिए ये कोई विशेष पाप प्रभाव या कुप्रभाव मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता जन्म कुंडली में, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश उच्च का है और अपने घर को देख रहा है, घर में एक शुभ ग्रह बैठा है जो कुंडली का कारक ग्रह भी है, तो ये सारे पॉइंट उसके फेवर में जाते हैं। तो जब मैं यहाँ आता हूँ जिसे हम सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं, वहाँ पे 23 बिंदु है, 23 को कुछ विशेष लाभकारी नहीं माना जाता। तो यहाँ पर जो हम सप्तम का नुकसान बता सकते थे वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इस जातिका का जो जीवन रहा है उसमें वैवाहिक सुख काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी लंबे समय तक चला है। एक बात और, इस कुंडली में देखिएगा 9th हाउस पर, 9th हाउस में भी 21 बिंदु है। जन्म कुंडली में 9th हाउस में शनि राहु है। 9th लॉर्ड कुंडली में बुध नीच का है, यद्यपि गुरु उसको देख रहा है, राशि परिवर्तन है, लेकिन वो राशि परिवर्तन 6ठे और 12वें का है, ना कि नवमेश और किसी और भाव का। समझना ये फर्क होता है कि राशि परिवर्तन किन भावों में हो रहा है उसको भी देखना ज़रूरी होता है। तो इस आधार पर बिंदु कम होने की वजह से, वहाँ पे 2 क्रूर ग्रह होने की वजह से, उसके स्वामी के नीच होने की वजह से, उसके स्वामी के 6ठे में जाने की वजह से स्थिति यहाँ पे गंभीर दिखती है, जो कि पिता के सुख को कमी दिखाती है कि वो कम मिलेगा, और वही इस जातिका के साथ हुआ। तो कुल मिलाकर जब भी आप सर्वाष्टक वर्ग को देखें तो केवल सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु देख के ना तो आप बहुत खुश हो जाइए, ना ही आप परेशान होइए कि वहाँ पर तो केवल 17 मिले हैं, 18 मिले हैं, क्या होगा। ये कोई इसका आधार नहीं है कि वो भाव कमज़ोर है या बली। जो आपने शुरुआत से सीखा है कि भाव का अधिपति कैसे बैठा है, भाव में कैसे ग्रह बैठे हैं, भाव को किस प्रकार के ग्रह देख रहे हैं आदि, उसका विचार अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, उसके बिना पॉइंट नहीं देखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। यदि ऐसा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं बेहतर काम करने को। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार इसी तरह के किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। फलित में भाव चलित का क्या रोल है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप ऊपर दी गई वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।